तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का आपका फर्स्ट वाला बुक है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। इसका जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू आपका जो न्यू सिलेबस आया है 2022-23 के लिए। उसके अनुसार हम लोग जो है सो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और साथ ही साथ मैं कुछ स्ट्रेटजीज भी आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा चैप्टर बाय चैप्टर। जब हम लोग जो भी नया वीडियो लाएंगे उसके अंदर कुछ कुछ चीजें आपसे डिस्कस करता चलूंगा, ताकि आप जब पेपर दे रहे होंगे ना तो वो स्ट्रेटजीज या कह लीजिए वो तरीके आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे जो आपको पेपर करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। बेसिकली जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप अपना मिड टर्म का एग्जाम दे रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या फिर प्री बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, कोई सा भी आप अपना क्लास 12th का एग्जाम देंगे तो उसके अंदर ये जो भी क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज, अब जो वीडियो आएंगे उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर जो 2 है आपका पॉलिटिकल साइंस का दो ध्रुवीयता का अंत, ये वाला चैप्टर करेंगे क्योंकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर नंबर 1 कटा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को देख लेते हैं जो कि आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। और यहाँ पर एक चीज मैं और भी आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी होने वाला है, प्लस में इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी होने वाला है। ठीक है, हिंदी में मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा क्वेश्चन आंसर्स को, और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन दिखा दूंगा ताकि आप समझ सके। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते थे कि सर आप सिर्फ हिंदी में बताते हो, इंग्लिश में नहीं बताते हो, तो हमने इसके लिए एक मुहिम चालू की है जिसके अंदर हम इंग्लिश में भी आपको ट्रांसलेशन उसका दिखा देते हैं और हिंदी में चीजों को समझा देते हैं। ठीक है, तो दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। चलिए कुछ जो फुल फॉर्म्स है उनको देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और इससे पहला वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा शीत युद्ध का दौर जो कि कटा हुआ है, और जो अभी हम लोग चैप्टर 2 जो कर रहे हैं जो आ रहा है आपका सिलेबस में, ये दोनों ही चैप्टर आपस में लिंक है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कई सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर आपको समझनी है, तो आपको इससे पहले वाला चैप्टर यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें मैंने उस चैप्टर से भी ली है ताकि आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल क्या होता है ना, पॉलिटिकल साइंस या कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए क्लास 12th का, उसमें ज्यादातर चीजें ना एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है, ये देखने को मिला है हमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो देखिए फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा फुल फॉर्म बनता है वो बनता है यूएसए का। यूएसए जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, जिसको आप अमेरिका अमेरिका करके भी बोलते होंगे, तो उसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और हिंदी में बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। अगला है यूएसएसआर। इस शब्द की या कह लीजिए इस गणराज्य की बात हम लोग इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में करने वाले हैं। ठीक है, यूएसएसआर जो है वो जब टूटा उसके बाद पूरा दुनिया कैसा रहा था, वही चीजें इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगी और उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे। तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य। ठीक है, इस तरह से करके आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फुल फॉर्म है वो है नाटो का। नाटो को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये कब बना था? 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा फुल फॉर्म रहेगा सीटो का। इंग्लिश में बोले तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1954 में बना था ये। हिंदी में बोले तो दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन करके इसको आप हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटो। ठीक है, जो है सो कि आप यहाँ देखेंगे तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1955 में बना था, केंद्रीय संधि संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। अगला है हमारा सॉल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। ठीक है, ये है परमाणु अस्त्र परिसीमन वार्ताएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एलटीबीटी। एलटीबीटी बोले तो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ये परमाणु हथियारों से संबंधित है। ठीक है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। अगला है हमारा एनपीटी। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है,
इसको हिंदी में बोलेंगे परमाणु अप्रसार संधि। तो ये कुछ फुल फॉर्म थे जो कि आपको ध्यान में रखना है इस चैप्टर से, और इससे पहले वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। आपको ये चैप्टर पढ़ना है, समझना है तो भी काम में आएगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वहां पर भी ये फुल फॉर्म आपके बहुत काम में आएगा। और कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में जो कह लीजिए जो आपके 1 मार्क्स वाले या कह लीजिए 1 अंक वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, 1 नंबर वाले क्वेश्चन, उसके अंदर कई बार पूछ लेता है ये फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे चलते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर आगे चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज लिखा हुआ है, गूगल मैप की सहायता से देखें अमेरिका व सोवियत संघ को, यूएसए और यूएसएसआर को। ठीक है, तो ये आप पूरी दुनिया का नक्शा देख सकते हैं यहाँ पर, और मैं आपको गूगल मैप की सहायता से यूएसए और यूएसएसआर के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि जब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करें तो आपको आइडिया लगे कि हम किसके बारे में मेनली बात करेंगे। ठीक है, या कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए गूगल मैप की सहायता से मैं आपको, ये देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए गूगल मैप यहाँ पर खोल लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत, और हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले हम लोग यूएसए के बारे में देखें तो इधर साइड में अगर आप आएंगे तो ये आप देखेंगे, यहाँ पर आपको यूनाइटेड स्टेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स, और दूसरा है हमारा, इसको बोलते हैं यूएसए, और दूसरा है हमारे यूएसएसआर, जो कि 1991 में टूट गया था। 15 गणराज्यों से मिलकर के बना था हमारे यूएसएसआर। तो यहाँ पर आप देखेंगे रशिया देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा रशिया है। देन इधर से आएंगे ना, इधर से आपको कई सारे देश देखने को मिलेंगे, यूक्रेन वगैरह। ठीक है, ये सब यूएसएसआर के पार्ट्स थे। ठीक है, अगर मैं इसको जूम आउट करके दिखाऊं आपको तो और अच्छे से आप देख पा रहे होंगे, ये है यूएसएसआर। ठीक है, जो कि टूट चुका है वर्तमान अगर परिदृश्य की मैं बात करूं तो टूट चुका है यूएसएसआर। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपका रशिया है, और इधर साइड में और यूएसएसआर के गणराज्य आपको देखने को मिलेंगे जो कि टूट चुके हैं और अलग अलग गणराज्यों में ये बट चुके हैं। यूएसएसआर का उत्तराधिकारी यानी उसका सक्सेसर कौन बना था, तो हमारा रशिया बना था। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा गूगल मैप की सहायता से मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग चलते हैं वापस से अपने चैप्टर पे और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये देख पा रहे होंगे कि 2 ध्रुवीय विश्व का अर्थ बताइए। इस चैप्टर का नाम है 2 ध्रुवीय विश्व का अंत, ये कह लीजिए 2 ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, तो ये चैप्टर समझने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2 ध्रुवीय विश्व है क्या। ठीक है, तो देखिए 2 ध्रुवीय विश्व का मतलब है दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व को 2 ध्रुवीय में बांट दिया गया था, यूएसए और यूएसएसआर में। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ हमारा 1939 से लेके 1945 तक। ठीक है, 1945 में हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। उसके बाद पूरी ही दुनिया में केवल 2 ही महाशक्तियां बची, एक तो था आपका यूएसए। ठीक है, एक कौन सा था, यूएसए था, और दूसरा था हमारा यूएसएसआर। ठीक है, ये था हमारा यूएसएसआर। तो ये 2 महाशक्तियां बची, तो इसीलिए पूरी ही दुनिया जो थी, ये पूरी इस तरह से गोल सी दुनिया, ये 2 भागों में बट गई। एक तो हो गया हमारा यूएसए के तरफ आने वाले, और दूसरा हो गया हमारा यूएसएसआर की तरफ जाने वाले देश। ठीक है, तो मेनली देखा जाए तो 2 भागों में बट गई थी, इसे ही 2 ध्रुवीय विश्व कहा गया था। ठीक है, और जैसे ही 1991 में 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स कर गया यानी टूट गया, 15 गणराज्यों में इस तरह से 15 गणराज्यों से मिलकर के बना था, वो टूट गया, तो पूरी दुनिया में कौन सा महाशक्ति बचा, यूएसए बचा। कौन सा बचा, यूएसए, यानी कि अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति बचा। तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर के अंदर यूएसएसआर के टूटने के बाद की चीजें देखेंगे, और इस चैप्टर का नाम है आपका 2 ध्रुवीय, जो 2 ध्रुवीयता का अंत, इस चैप्टर का नाम है आपका। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं 2 ध्रुवीयता का अंत, यहाँ आप देख पा रहे होंगे चैप्टर का नाम है, क्योंकि 1991 में आपका यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, और बचा कौन सा आपका, केवल यूएसए बचा, यानी कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा 2 ध्रुवीयता के अंत के बाद। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर का मतलब समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में जो है सो कि किस किस चीजों की बात मतलब हम लोग करेंगे अब। ठीक है, वही मेनली अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा 1991 के बाद। ठीक है, उसके बाद पूरी दुनिया में क्या क्या घटनाएं हुई, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे इसके। और सेम चीज इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीनिंग ऑफ 2 पोलर वर्ल्ड करके, आंसर आपका इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि CIS का पूरा नाम लिखना है और USSR का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था वो बताना है। CIS इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। और USSR का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो रूस बना था, जिसको सारी चीजें मेनली जो न्यूक्लियर पावर जो वगैरह है, न्यूक्लियर बम सौंप दिया गया, ठीक है, स्थायी सदस्यता सौंप दी गई, वो आप आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर और भी अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में बोले तो आपका CIS का फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और सक्सेसर है हमारा USSR का रशिया, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि सोवियत संघ में शामिल गणराज्यों की संख्या थी, कितने देशों से एक तरह से मिलकर के हमारा सोवियत संघ बना था। तो आज के टाइम पे जो 15 इस तरह से गणराज्य है, अलग अलग टूटे हुए देश है, उनसे मिलकर के हमारा सोवियत संघ बना था। तो सोवियत संघ में टोटल कितने गणराज्य शामिल थे बच्चों, 15 शामिल थे, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि वाज द नंबर ऑफ रिपब्लिक्स इंक्लूडेड इन सोवियत यूनियन, तो 15 आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई बार ही पेपर में पूछे गए हैं। आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले थे, तो चेचन्या और दागिस्तान के अंदर जो है सो कि आपके अलगाववादी आंदोलन चले थे बच्चों, ठीक है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछा है, और आपको जो आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में रखिएगा इस क्वेश्चन को, जो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं शॉक थेरेपी वाला, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, ठीक है। शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बारी आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, उसमें करीबन 5 से 7 बार आपको ये क्वेश्चन जो है सो कि पूछा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो शॉक थेरेपी क्या था उसको समझिए। 1991 में हमारा सोवियत संघ, बोले तो USSR जो था आपका, ये क्या हो गया, कोलैप्स कर गया, टूट गया। क्या कर गया, टूट गया आपका। अब USSR जैसे ही टूटा, 15 गणराज्यों से मिलकर के बना था, वो 15 टूटे, अलग अलग हो गए, ठीक है। अब देखो भाई, जब ये एक थे तो क्या था, USSR था, वही सबकी अर्थव्यवस्था देखता था, सबका खाने पीने का जुगाड़ करता था, सब कुछ करता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये कोलैप्स हुए, यानी टूटे, अलग अलग हो गए ये, ठीक है, तो हर देश को अपना अर्थव्यवस्था देखना था, अपने लोगों को खाने पीने की सुविधाएं देखनी थी, अपना फॉरेन पॉलिसी बनाना था। मतलब एक नया देश जैसा बनता है ना, और उसको जो चीजें बनानी पड़ती है, अपने GDP को देखना पड़ता है, अपने देश के लोगों को देखना पड़ता है, वहां पर लोकतंत्र रहेगा, राजतंत्र रहेगा, तानाशाही रहेगा, ये चीज देखना पड़ता है। तो सारी चीजें देखनी पड़ी, ठीक है। और मेन चीज क्या देखना पड़ा उनको, पैसा, बोले तो अपनी GDP को बचाना था उनको, ठीक है। GDP को बचाना था, उनको चाहिए था पैसा अपने देश को खड़ा करने के लिए। जाहिर सी बात है, कोई भी आप नया देश बनाएंगे तो पैसा तो चाहिए उसको अपनी GDP को ऊपर ले जाने के लिए, अपने देश को एक नॉर्मल देश की श्रेणी में लाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। तो वहीं पर हमें शॉक थेरेपी देखने को मिला। ये देश तुरंत भगे भगे गए। दुनिया में आपको 2 बैंक मिलेंगे, एक तो आपको वर्ल्ड बैंक मिलेगा जो देशों को लोन देता है, और दूसरा मिलेगा IMF, ठीक है। दोनों ही कहां पर है, अमेरिकी धरती पर है, ठीक है। अमेरिका, मतलब अमेरिका का प्रभुत्व तो देखने को मिलता है, दबदबा देखने को मिलता है। तो सारे जो सोवियत संघ से टूटे हुए देश थे, गणराज्य थे, वो इनके पास भागे भागे गए, और इनको बोला कि भाई हमें पैसा दे दो यार, हमारे देश के लोग गरीब है, ठीक है, बहुत दिक्कत हो रहा है, हमें अपना देश जो है सो कि चलाना है, आगे करना है हमें अपने देश को, इस तरह से करके। तो वर्ल्ड बैंक और IMF वाले बोले अमेरिका से, क्योंकि देखो इनडायरेक्टली इनको कंट्रोल कौन करता है, अमेरिका ही करता है। तो अमेरिका से बोले ये लोग कि सर देखिए, ये लोग पैसा मांगने आए हैं हमारे पास, क्या करें, पैसा दे दे। तो जो है कि अमेरिका बोला, अरे चलो मानवता के खातिर पैसा दे तो दो, क्योंकि बेचारे भूखे मर जाएंगे। अब हमारा USSR एक कॉम्पिटिटर था, वो तो टूट गया, अब तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, पैसा दे दो। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था, उन्होंने बोला कि एक शर्त मनवाओ इनसे। ये लोग चलते हैं समाजवादी के लिए साम्यवादी मॉडल पे, ठीक है, साम्यवादी मॉडल पे चलते हैं, यानी कि निजीकरण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और जो भी संसाधन है वो सरकार के कंट्रोल में रहता है, ठीक है, जो कि USSR अपना जिस मॉडल पे चलता था। तो इनको बोलो कि पूंजीवाद की तरफ आए, ठीक है, किसकी ओर आए, पूंजीवादी मॉडल को अपनाए,
और बोले कि निजीकरण को बढ़ावा दे ये लोग, ठीक है। इस तरह से चीजों को बोलो, इनको बोलो कि आप साम्यवाद को छोड़ो, ठीक है, साम्यवाद को गोली मारो, ठीक है। एजुकेशनल पर्पज से ये लाइन बोला मैंने, ठीक है। और आप आए पूंजीवाद की और अपना जो है सो कि अर्थव्यवस्था के मॉडल को बदले, ठीक है। तो इसे ही शॉक थेरेपी का नाम दिया गया, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पर आप देखेंगे, तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, जैसा अमेरिका ने सोवियत संघ के विघटित देशों के साथ किया। एक हाथ से थप्पड़ मारा और दूसरे हाथ से मलहम लगाया, वही काम किया अमेरिका ने क्या किया कि एक हाथ से तो पैसा दिवा रहा है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से बोल रहा है कि पैसा दे दो इनको अपना देश चलाने के लिए, और दूसरी ओर से दूसरे हाथ से बोल रहा है कि भाई पैसा तो दे रहा हूं लेकिन अपना मॉडल छोड़ो और पूंजीवाद की ओर आओ, ठीक है। तो इसे ही शॉक थेरेपी कहा गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा और आंसर जो आपको लिखना है वो इस टाइप से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि शॉक थेरेपी के परिणामों का वर्णन कीजिए, क्या उसका मतलब रिजल्ट निकल कर के आया शॉक थेरेपी का। तो देखिए शॉक थेरेपी की अगर हम लोग परिणामों की बात करें तो जो शॉक थेरेपी था उसके कारण क्या हुआ कि साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, उनकी जीडीपी बिल्कुल बर्बाद हो गई क्योंकि सडनली उनको चेंज लाना पड़ा, ठीक है, और काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। और क्या देखने को मिला, रूस में, रशिया की बात कर रहा है, संपूर्ण औद्योगिक ढांचा जो था वो नष्ट हो गया, जो भी इनके इंडस्ट्रीज थे वो सब नष्ट हो गए। यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिली कि लगभग 90% जो उद्योग थे या कह लीजिए कंपनियां थी उनको औने पौने दामों पर बेच दिया गया क्योंकि यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था भाई, ठीक है। अर्थव्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए 90% उद्योग जो थे ये कंपनियां उनको औने पौने दामों पे बेच दिया गया। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया, ठीक है। ये गराज सेल के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट में कि गराज सेल से क्या अभिप्राय है। तो यही आपको लिखना है कि शॉक थेरेपी के परिणामों में कि लगभग 90% उद्योगों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया, इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया है बच्चों, ठीक है। और क्या क्या परिणाम देखने को मिले शॉक थेरेपी के, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट देखने को मिली। शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्यों में नाटकीय ढंग से गिरावट देखने को मिली थी। अभी जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ तो आपने देखा कि जो रूबल था वो बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर गया, रूबल की जो वैल्यू थी वो नीचे आ गई, लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर भी हुआ। तो वैसे उस टाइम पे हुआ, रूस की जो मुद्रा रूबल थी उसमें नाटकीय ढंग से गिरावट हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने रिकवरी भी दिखाई आगे चल के, ठीक है। अगला है यहाँ पर आप अगर बात करें आर्थिक असमानता की, तो यहाँ पर अमीर और जो है सो कि गरीब में जो है सो कि ज्यादा बढ़ गई, कह सकते हैं अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, पॉइंट नंबर 9 यहाँ देखेंगे तो और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। माफिया वर्ग का उदय देखने को मिला, माफिया की गतिविधियां देखने को मिली, वो लोग काफी चीजों को अपने कंट्रोल में ले लिया उन्होंने। गरीब लोग और गरीब हो गए, सरकार द्वारा जो मदद दी जा रही थी वो अधिकांश लोगों तक मदद नहीं मिला, इससे बहुत सारे लोग गरीबी की मार झेलने लगे, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉक थेरेपी के परिणामों को लिख सकते हैं। मोस्टली ये वाला जो क्वेश्चन है शॉक थेरेपी वाला आपका 6 मार्क्स में पूछा जाता है, और प्री बोर्ड में या फिर जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे बच्चों, ठीक है। सेम क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो इस तरह से पूछेगा कि डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी करके, तो आपको इसके जो रिजल्ट्स थे वो डिस्क्राइब यानी कि अच्छे से एक्सप्लेन करने होंगे। तो इस तरह से आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं कि कैसे आपको अपना उत्तर लिखना था बच्चों, ठीक है। ये आप सारी चीजें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चों कुछ हैंड रिटन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो हमने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे थे आपके लिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के क्या परिणाम हुए यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं शीत युद्ध की समाप्ति के परिणामों की बात करूं तो आपने देखा कि हथियारों की जो होड़ थी वो समाप्त हो गई, यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हथियारों की होड़ लगी हुई थी कि भाई मैं तेरे से ज्यादा हथियार बनाऊंगा, मैं तेरे से ज्यादा हथियार बनाऊंगा, तो वो चीज खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो विचारधाराओं की लड़ाई का अंत देखने को मिला। यूएसए जो था वो पूंजीवाद को मानता था, यूएसएसआर साम्यवाद को मानता था, तो साम्यवाद तो खत्म हो गया यहाँ पर एक तरह से, क्योंकि यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, टूट गया। तो क्या हुआ, विचारधारा की जो लड़ाई थी वो यहाँ पर खत्म हुई, ठीक है। हालांकि अभी भी देखने को मिलता है लेकिन वो अलग मुद्दा है, कोल्ड वॉर की बात हो रही है।
अगला पॉइंट है कि नए देशों का उदय देखने को मिला। मैंने बताया कि सोवियत संघ जो था 15 गणराज्यों से मिलकर के बना था, वो जैसे ही टूटा तो अलग अलग नए नए देश बने। यहाँ पर अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बच गया या कह लीजिए बना, ठीक है, जाहिर सी बात है। दूसरी दुनिया का पतन देखने को मिला। अगला है हमारा रूस जो था सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, रूस के पास सारी पावर्स आ गई, ठीक है, तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। अगला हमारा यहाँ पर पॉइंट है कि शीत युद्ध का संघर्ष जो था वो समाप्त हो गया और पूंजीवादी व्यवस्था का वर्चस्व यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर 7-8 पॉइंट मैंने बताया है कि शीत युद्ध की समाप्ति के क्या परिणाम निकले। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेता है पेपर में, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोवियत संघ के विघटन के क्या जो है सो कि कारण थे। अब देखिए सोवियत संघ जो था ना, उसके विघटन के कई सारे कारण भी थे, ठीक है। क्या कारण थे, क्यों टूटा सोवियत संघ? एक क्वेश्चन बनता है ना, आपके माइंड में भी बन रहा होगा कि यार 15 गणराज्यों से मिलकर के बना था, क्यों टूट गया सोवियत संघ, ठीक है, क्यों कोलैप्स कर गया? तो कई सारे रीजंस थे। देखिए वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन था, दबदबा था एक तरह से। जैसे आज चाइना में आप देखेंगे ना, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा देखने को मिलेगा, वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पर शासन था और बिल्कुल लंबे समय तक शासन था, कोई और पार्टी उनको बीच में आ ही नहीं सकती थी। इसीलिए क्या हुआ, नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, ठीक है। जो वहां के सरकारी कर्मचारी थे वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं हुए और एक तरह से ना खराब बर्ताव होने लगा उनका जनता के प्रति, इसलिए जनता भी भड़क गई, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, पश्चिमी देशों के प्रति जो गलत प्रचार करते थे वो सोवियत संघ बोलता था कि भाई जो पश्चिम के देश है जैसे अमेरिका वगैरह, ठीक है, तो ये लोग कम विकसित है, हम लोग ज्यादा विकसित है, ठीक है, और ये सब खराब है, हम अच्छे हैं, इस तरह से गलत प्रचार देखने को मिला। गोरबाचेव का विरोध भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया सोवियत संघ ने, लोगों की कई सारी आकांक्षाएं थी उनको पूरा न कर पाना, ठीक है। अगर हम आगे और पॉइंट्स की बात करें तो आप लिख सकते हैं सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा, मैं चीजों को आपको ज्यादातर समझा रहा हूं। यहाँ पर आप देखेंगे संसाधनों को अधिकतम प्रयोग जो है वो परमाणु हथियारों पर करना। जो भी सोवियत संघ के पास जितने भी संसाधन थे ज्यादातर यूज उसका किसमें, परमाणु हथियारों में। यहाँ हथियारों को बढ़ाने में लगाया उन्होंने, कभी भी अपनी जीडीपी को और ऊपर करने में, अपने जनता का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको ऊपर करने में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और पार्टी जो थी ना वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रह गई थी। आज के टाइम पे जैसे आप भारत में देखेंगे बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, ये लोग जनता के प्रति जवाबदेही, कोई भी चीज होता है तुरंत ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ ये हमारी गलती थी या फिर इसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे, ठीक है। जैसे कि सिद्धू मूसेवाला जी का जो है सो कि मर्डर हुआ था, आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में, तो तुरंत उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस तरह से बोला कि हाँ इसके खिलाफ जो है आम आदमी वालों ने बोला पंजाब में कि सख्त एक्शन लेंगे, इस तरह से करके। तो क्या है यहाँ पर हमें चीजें देखने को मिलती है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेही है। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ में इतने लंबे समय से शासन कर रही थी, तो उन्होंने जनता को जवाब देना ही बंद कर दिया था, जनता कुछ भी बोलती थी वो मतलब अनदेखा कर दिया करते थे। तो एक ये भी कारण था यहाँ पर कि सोवियत संघ जो है सो कि उसका विघटन हो गया और कोलैप्स कर गया, टूट गया सोवियत संघ। तो इस तरह से लगभग 8 पॉइंट है, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 नंबर में कई बार पूछा गया है कि सोवियत संघ की विशेषताएं बताइए। देखिए कुछ कमियां होती है तो कुछ खासियत भी होता है, ठीक है। तो सोवियत संघ के कुछ खासियत भी थे। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं खासियत की बात करूं या विशेषताओं की बात करूं तो आप लिख सकते हैं सोवियत प्रणाली में जो है सो कि नियोजित अर्थव्यवस्था थी उनका। और नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं उन्नत संचार प्रणाली थी, जो भी उनका कम्युनिकेशन का सिस्टम था बहुत डेवलप था उस टाइम के हिसाब से। बेरोजगारी बहुत कम थी सोवियत संघ की अगर हम बात करें वहां पर। तो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, तो देखो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था तो जनता के प्रति जवाबदेही तो नहीं थी, लेकिन एक प्लस पॉइंट था कि कोई भी बोल्ड डिसीजन जो होते हैं ना, कड़े निर्णय, वो लोग तुरंत ले लिया करते थे, जो कि देशों के लिए अच्छा भी माना जाता है, ठीक है। तो एक ये भी खासियत आप लिख सकते हैं। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, जिससे कि सभी लोगों को समान रूप से खाना पानी उपलब्ध हो सके, ये सारी चीजें। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा उपलब्ध थी, ठीक है। अगला आप लिख सकते हैं कि सोवियत संघ जो है समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित था, जिसके अंदर सभी का भला हो, इस टाइप से चीजें देखने को मिलती थी। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं सोवियत संघ की विशेषताओं के अंदर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ की कमियां बताओ, ठीक है, सोवियत संघ की कमियां बताओ। अब देखिए सोवियत संघ की कमियों के अंदर सोवियत संघ के क्या आपके टूटने के कारण थे वो भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो कमियां यहाँ लिखी हुई हैं कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा था,
ठीक है। एक क्वेश्चन अलग से भी बनता है कि सोवियत प्रणाली क्या है, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सोवियत प्रणाली क्या थी, ठीक है। देखता हूं कितने बच्चों को पता है। नेक्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हैं कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की कमी देखने को मिली थी, इस कारण से भी क्या हुआ, ये सोवियत संघ की कमियों में गिना जा सकता है, या कोलैप्स यानी टूटने के कारण भी लिख सकते हैं। और 15 गणराज्यों में रूस का प्रभुत्व ज्यादा था, रशिया ज्यादा पावरफुल था, हथियारों की होड़ में शामिल होना, ठीक है। एक ही पार्टी का शासन देखने को मिला, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी। मैंने बताया ना, दोनों चीजों का मिक्सचर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि सोवियत संघ की कमियां बताओ या फिर सोवियत संघ के टूटने के क्या कारण थे ये बताओ, तो दोनों में आप ये सिमिलर पॉइंट्स लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। इस तरह से आप इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है सो कि आप लाइक कीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको इस तरह का घंटे का आइकन, घंटी या घंटा कुछ भी कह लीजिए, उसका आइकन शो हो जाएगा। इसको प्रेस करके आपको ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे जितने भी हम नए वीडियो डालेंगे आपके इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।